हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एंड स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आपका यहां पर बेटा 12th का पढ़ा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम 10th का भी पढ़ा रहे हैं, वो भी एक नहीं बेटा, दो दो चैनल पे। हाँ बिल्कुल, 10th की तैयारी हो रही है। एक तो बेटा आपको जानते हैं कि बहुत ही नाम है, आपके भाई लोग एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो एक नाम सुने होंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स, उसमें हम यूपी बोर्ड के एचओडी हैं। वहां पूरा 10th की तैयारी हो रही है, तो वहां जुड़ चल सकते हैं। और एक बड़ा छोटू सा है, भी एक पौधा लगा हुआ है, उस पे समझ लीजिए पूरे कंप्लीट साइंस पढ़ा रहे हैं। 10th का 1 रुपया साइंस का नहीं देना है, वहां पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। और देख लेना, इस बार मजा आएगा 10th वालों का भी ना, 12th के साथ साथ। बाकी 12th का तो आपको इस चैनल पे एसकेएम स्टडी पे चल ही रहा है। सारा पीडीएफ बेटा आपको मिलेगा कहाँ पे, एक जगह, टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखना बेटा, ये अपना है क्लास 12 हिंदी का मॉडल पेपर। जी हाँ, हिंदी का मॉडल पेपर है। पूरा पूरा हम सॉल्व करेंगे सर, एक एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सर, एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, आप परेशान मत होना। 100 नंबर का सर पूर्णांक रहेगा। अरे पास होने के लिए सर 33 ही चाहिए, लेकिन 100 है। हम गिरी हालत में बेटा आपको 95 स्कोर करवा दे, क्या गुरु उनकी कसम खाए, ये खिल करवा देंगे भैया, उनकी कसम है, हम करवा देंगे, आई प्रॉमिस यू। ई बेटवा पेपर कोड होता है, क्या है, 302 जो डीएस है, पेपर कोड होता है। 3 घंटे 15 मिनट का समय है, और यहाँ से बेटा भर भर के प्रश्न आपके बोर्ड में आने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी हम कंप्लीट सिलेबस करवा ही रहे हैं। प्रारंभ के 15 मिनट सर, अरे सर जी ये क्या दे दिया, बवाल सी सर। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, टाइम आपको 3 घंटे का ही मिलेगा। बहुत अच्छा सर, कोई डाउट नहीं है। इस प्रश्न पत्र में बेटा 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य रहेगा। मतलब एक खंड अ रहेगा, एक खंड ख रहेगा। एक चीज और बेटा, जब भी आप अपने खंड का प्रश्नोत्तर का उत्तर दे रहे हैं, प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, तो वहां पे खंड का नाम जरूर से जरूर मेंशन करना ना। सबसे पहला बेटा, खंड का गुरु कितना, 50 नंबर का, उड़ा दे बेटा, उड़ा देंगे। खाओ उनकी कसम, गुरुजी उनकी कसम, हम पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, उनकी कसम खाओ, चैट नहीं करेंगे। बिल्कुल गुरुजी नहीं करेंगे, हम गुरुजी आपके साथ पढ़ाई करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले एक चीज बात ध्यान देना, कि आपको मेहनत करना है। सफलता आपको चाहिए, ना आपके पड़ोसी को। सोने से, दिन भर रील स्क्रॉल करने से कुछ भी नहीं होने वाला। सफलता के लिए मेहनत चाहिए, ठीक है ना। चलिए बेटा, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करें। गुरु कितना है, 10 ऑब्जेक्टिव है, 10 मिनट में उड़ा देंगे। सर पहला है, 100 अजान एक सुजान के सर लेखक हैं। 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, अरे ऑप्शन बी सर प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी बाल कृष्ण भट्ट जो है, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। बोलिए यस सर, बोलिए यस सर, मेरे साथ अब एक बार याद करिए। 100 सजान एक सुजान, 100 सजान एक सुजान, 100 सजान एक सुजान, लेखक बालकृष्ण भट्ट, लेखक बालकृष्ण भट्ट, लेखक बेटा बालकृष्ण भट्ट गुरुदेव। राष्ट्र के का स्वरूप निबंध के लेखक है। राष्ट्र का स्वरूप क्या है बेटा, ये हमारा क्लास 12 हिंदी का पहला चैप्टर है। इसके लेखक कौन है बेटा, रचयिता कौन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन, वासुदेव सडगवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। एकदम करेक्ट वाला बेटा ठोक दीजिए ऑप्शन, सर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। बेटा राम में जोड़िए वाह, बेटा राम में जोड़िए, करिए वाह वाह। राम मतलब वाह, राम मतलब वाह, राम मतलब राज का स्वरूप, वाह मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल। सर एक और बेटा यहाँ से प्रश्न बनता है, निकाल लेते गुरुजी उनकी कसम, तो मजा आ जाता बेटा, उनकी कसम मजा आ जाता। गुरुदेव ये बताइए, राज का स्वरूप के लेखक है डॉक्टर वासुदेव सडगवाल। मेरे प्रश्नों को ध्यान देना, राज के स्वरूप के लेखक हैं, या राज का जो स्वरूप है, रचना है, ये है डॉक्टर वासुदेव सडगवाल की। किस विधा पर आधारित है, किस विधा पर आधारित है, तो बेटा क्या है, यह निबंध है, आत्मकथा नहीं है, कहानी नहीं है। अच्छा, निबंध है, तो सर विधा कौन सी है, सर निबंध है। विधा मतलब होता है बेटा प्रकार, क्या होता है, प्रकार। बोलिए सर यस सर, बोलिए यस सर गुरु, समझ में आ गया राजा जी, समझ में आ गया गुरु। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक गुरुदेव अमरकांत जो हैं, बहादुर के हैं। अरे बेटा किसके हैं, गुरु बहादुर के हैं। गुरु हो सकते हैं क्या ना, भला
सर अरे गुरु गलत हो गया, गलत हो गया, लेकिन बोर्ड में नहीं होने देंगे, खाओ उनकी कसम। जय हिंद सर। मुंशी प्रेमचंद सर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर जी। हाँ, आप मेरे करेजा हैं, क्या ये ऑप्शन हो सकता ना गुरु? तो कभी नहीं होगा। यशपाल, दूर दूर तक गुरुजी इनसे लेना देना नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। खाओ उनकी कसम, खाओ उनकी कसम बेटा, जैनेन्द्र कुमार है, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। हम तो नहीं झूठ बोल रहे हैं गुरुजी, लेकिन आप निकले धोखेबाज गुरु। हम तो धोखेबाज पैदाइशी हैं, है कि नहीं? विद्या निवास मिश्र बेटा निबंधकार हैं। अच्छा, एक महान लेखक विद्या निवास मिश्र निबंधक किसके हो सकते हैं सर? किसके हो सकते हैं सर? ललित निबंधों के हो सकते हैं क्या? विचारात्मक निबंधों के हो सकते हैं क्या? मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं? अरे नहीं गुरुदेव, हमें लगता है भावनात्मक जुड़ सकते हैं, भावनाओं के है ना गुरु। ये हैं ललित निबंधों के निबंधकार। कौन निबंधकार बेटा? विद्या निवास मिश्र। तो विद्या याद करो बेटा, कौन है? ललित है। विद्या से याद करो बेटा ललित। तो ललित बेटा किसके हैं? विद्यानिवास मिश्रा जी हैं। किसके बेटा? ललित निबंधों के निबंधकार हैं। कोई दिक्कत है क्या? खाओ उनकी कसम, कोई दिक्कत नहीं, खाओ उनकी कसम, है भैया, है कि नहीं? सर जी, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। वासुदेव सटकरवाल है का? ना गुरुदेव। किसके हैं बेटा? बहुत बढ़िया सर, राष्ट्र के स्वरूप के हैं, राष्ट्र के स्वरूप के हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा है का? ना गुरु, गलत है। अच्छा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं क्या? नहीं गुरु। भाषा उनकी बहुत सुंदर होती है। आप लोग रात में बतियाते हैं क्या? यस सर। रात में बतियाते हैं क्या? यस सर। क्यों बतियाते हैं गुरु? उनकी भाषा बड़ी सुंदर लगती है, बहुत मधुरी होती है गुरु, है बड़ा जहरीली होती, जहरीली। वो तो जब वक्त बताए बेटा, हम कुछ नहीं बोलेंगे, ए भैया, है कि नहीं? तो बड़ा सुंदर से याद करो, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो भाषा से याद करो उनकी भाषा, किसकी भाषा? जिससे रात में बतियाते हैं। तो बेटा कौन हो गया? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। राइट है का आंसर? एक बार बेटा कमेंट करिए, राइट आंसर है क्या गुरु जी? है तो हमें कोनो दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ तक किसी कोई डाउट? एक बार बेटा कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए। भाई छप जाना चाहिए। छप गया क्या? यस सर। छप गया क्या? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। ए गुरु, सेकेंड वाला, सेकेंड वाला सर उड़ा देंगे, सर सेकेंड वाला उड़ा देंगे गुरु, उनकी कसम खा के। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन थे? सर मेरे चाचा थे। कौन से? मेरे चाचा थे। चाचा का नाम बेटा क्या था? हाँ, डॉक्टर गिरी सर था? नहीं गुरुदेव। अच्छा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा था? नहीं गुरुदेव। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल था? तभी नहीं। तो चाचा का नाम गुरु क्या था? गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम विद्वान माने जाते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है क्या? यस सर। अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना जाता है? सर ज्ञान मार्गी माना जाता है क्या? नहीं गुरुदेव। राम मार्गी माना जाता है क्या? नहीं गुरुदेव। सगुण का माना जाता है क्या? ना ना। तो गुरुदेव किसका? सूफी काव्य धारा का बेटा माना जाता है। किसका माना जाता है गुरुदेव? सूफी काव्य धारा का माना जाता है। खाओ उनकी कसम, सही है गुरु, उनकी कसम सही है। खा लो बेटा उनकी कसम, गुरु जी उनकी कसम सही है, एकदम एकदम राइट आंसर है। अगला लो कर जवाब, अगला लो, आप मेरी जान है। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया बेटा। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया? मेरे चाचा ने दिया। चाचा का नाम क्या था बेटा? चाचा का नाम क्या था? मिश्र बंधु था? ना गुरुदेव। रमा शंकर शुक्ल था? है ना बेटा? बिल्कुल नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल था क्या? ना गुरु। किसका था बेटा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो थे, इन्होंने रीति काल को क्या बोला बेटा? श्रृंगार काल बोला। क्या बोला? श्रृंगार काल बोला। लहर के रचनाकार, लहर के रचनाकार क्या गुरु? कितना प्यारा प्रश्न है। लहर के रचनाकार गुरु महादेवी वर्मा है क्या? बिल्कुल नहीं बेटा। तो किसके हैं? अरे यामा के हैं। आंख बंद करके लगा देना बेटा, किसके हैं? यामा के हैं। जयशंकर प्रसाद बेटा किसके हैं? गुरु कामायनी के। गुरु कामायनी के। कामायनी के गुरु कौन है? उनकी कसम खाओ। जयशंकर प्रसाद गुरु, उनकी कसम खा के बता रहे हैं कसम से। लहर के भी रचनाकार हमारे कौन है? जयशंकर प्रसाद भी है बेटा। एक तीर से तीन निशाना। गुरु कौन कौन से? महादेव वर्मा गुरु, यामा के। महादेव वर्मा यामा के, याद करो मेरे साथ, महादेव वर्मा यामा के। जयशंकर प्रसाद गुरु किसके? लहर के। साथ ही साथ गुरु किसके? कामायनी के भी
रचयिता हैं। बोलो जय हिंद बेटा, बोलो जय हिंद। अगला बेटा, सूर्यकांत त्रिपाठी नहीं हो सकते, डॉक्टर राम कुमार वर्मा तो कभी नहीं हो सकते। क्लियर है का, क्लियर है का। हे गुरु हिरोशिमा आए हैं, हे गुरु हिरोशिमा आए हैं, बहुत बढ़िया, उड़ा दीजिए बेटा, उड़ा दीजिए। अरे गुरु उड़ा तो देंगे ही, आप जैसे टीचर अगर 10 ठो मिल जाए गुरु जी तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बेटा हम ही काफी है, 10 की क्या जरूरत है? भैया बताओ 10 की क्या जरूरत है? रामधारी सिंह दिनकर है क्या? ना ना, कभी नहीं हो सकते गुरु, कभी नहीं हो सकते, खाओ उनकी कसम, खाओ उनकी कसम, गुरु जी उनकी कसम, कभी नहीं हो सकते। गुरु सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हम्म, हाँ अज्ञेय हैं। बेटा ये हो सकते हैं क्या? गुरु जी उनकी कसम यही है। बस आंख बंद करके लगा दोनों भाई, आंख बंद करके लगा दोनों, करे जवाब यही है आंसर। कसम खा के बोलो मैंने सही बोला था, 10 मिनट 10 ऑब्जेक्टिव उड़ा देंगे, कोई दिक्कत है का? ना ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। ए भैया, शिमला की एकदम ठंडी बढ़ रही है इधर, है शिमला की एकदम ठंडी बढ़ गई है भैया, है कि नहीं? एक्चुअली में क्या है ना, जो अपना एसी है ना बेटा, वो इधर लगा हुआ है सामने। जब सामने से उसकी हवा आती है, इस पे थ्रो करती है, तो ये बहुत गर्म हो जाता था पहला। हमने कहा भैया तू ठंडा रह, ठंडा रह, क्योंकि हीटिंग होती है, गर्मियों में बहुत हीटिंग होती है, इस पे पड़ती है तो यहां से होते हुए हवा पैरों पर जाती है। भैया ऐसा लगता है कि एकदम कोई रख दिया हो, है कि नहीं? कोई ना, आगे चलते बेटा, आगे चलते, इधर आगे चलते हैं। गुरु गद्यांश उड़ा दे, गुरु गद्यांश उड़ा दे। बेटा हम विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच समझाएंगे, आप परेशान मत हो ना। विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच ये सीएम सिखा के आपको भेजेगा, हैं? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है बेटा, अभी हम आपको सिखा देते, परेशान मत हो ना। देखना क्या यहाँ पे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का बेटा उत्तर दीजिए। 10 नंबर का है। अरे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, दूनी 5। गुरु जी कौन पढ़ा है बेटा? पढ़ाएंगे आपको, पढ़ाएंगे आपको। पता है बेटा हम इंजीनियरिंग के छात्र हैं, लेकिन कुछ दुर्दशाएं ऐसा बना कि बेटा इंजीनियरिंग में भी मुझे पढ़ना पड़ रहा है, पता है गणित। भैया गणित पढ़ना पड़ रहा है कि नहीं? गणित के साथ साथ इतिहास पढ़ो, भूगोल पढ़ो, समझ में नहीं आता, कौन सा संविधान आया संशोधन करके चले गए यार, है कि नहीं? कंफ्यूजन भर भर के आती है कि नहीं? बड़ी मजा आती है, क्या बोले, जिंदगी एकदम बन गई है। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि ने भूमि के साथ राष्ट्रीय जन आदान प्राप्त किया। पहली बात परेशान मत होना, विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच आपको सिखाएंगे बेटा, उड़ा देंगे आंख बंद करके, खाओ उनकी कसम बेटा, खाओ, बताए हम। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने बेटा तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या बेटा अजर और अमर है। जन का सतत वाह जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का क्या होता है बेटा निर्माण करना होता है। तो ये रहा गद्यांश। कितने नंबर का? 10 नंबर का। विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच उड़ा देंगे। सबसे पहला मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, यहीं पे जवाब दीजिएगा। सर कहां से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, सर रचयिता कौन है? सर सबसे पहले यहाँ पे जन शब्द आया है। सर आंख बंद के सर जी बता देते हैं, यहाँ पे राष्ट्र शब्द आया। जैसे ही बेटा राष्ट्र शब्द आया तो आंख बंद करके बता दो कहां से लिया गया है। राष्ट्र के राष्ट्र के बेटा स्वरूप से लिया गया है। रा में जोड़ो बेटा वाह, रा में जोड़ो बेटा वाह, क्या बन जाएगा बेटा वासुदेव शरण शरण अग्रवाल बन जाएगा बेटा। वासुदेव शरण क्या बन जाएगा अग्रवाल बन जाएगा बेटा, ठीक है ना? तो इसके रचयिता कौन है? वासुदेव अग्रवाल। शीर्षक या पाठ का नाम बेटा राष्ट्र का स्वरूप। कोनो दिक्कत है क्या? नहीं सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। सबसे पहला प्रश्न बेटा यहाँ पे जन का प्रवाह का आशय लिखिए, मतलब क्या होता है, जन के प्रवाह से आप क्या समझते हैं बताना है। तो बेटा सीधा लिखेंगे कि जन का प्रवाह कैसा होता है बेटा अनंत होता है, बस। और आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यही इसका एक राइट वाला आंसर हो जाएगा। अगला देखना बेटा, अगला देखना राष्ट्र निवासी जन। देखना राष्ट्र निवासी जन किसके साथ आगे बढ़ने के लिए क्या है अजर और अमर है। राष्ट्र निवासी जन किसके साथ आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर हैं?
तो बेटा राष्ट्र निवासी जन किसके साथ आगे बढ़ने के लिए अजर और बेटा क्या है, अमर हैं। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए बेटा क्या है, अजर और अमर है। राष्ट्र निवासी जन किसके साथ आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर है? बहुत बढ़िया सर जी, राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए अजर और क्या है बेटा, अमर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा बेटा? उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा? उत्थान का घाट ढूंढ भाई, किधर है, किधर है उत्थान का घाट? देखो उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा? तो कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के बेटा अनेक घाटों का क्या होगा, निर्माण करना होता है। तो उत्थान के अनेक घाटों निर्माण कैसे होता है बेटा? उत्थान के अनेक घाटों निर्माण कैसे होता है? तो कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है कि नहीं? तो ज्यादा नहीं कूलिंग है इसकी है यार, हद है भाई। और एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, जितना हो सके बेटा मन लगा के पढ़ना, जितना हो सके बेटा मन लगा के पढ़ना, क्योंकि जितना मन लगा के पढ़ेंगे बेटा उतना ही अच्छा नंबर आप स्कोर करेंगे अपने बोर्ड में, ठीक है ना? उतना ही अच्छा नंबर स्कोर करने वाले हैं अपने बोर्ड में। सो प्लीज यार आप लोग मन लगा के पढ़िएगा, क्लियर है ना? चलिए बेटा अगला देखो, अगला देखो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए बेटा। रेखांकित अंश की क्या करना है आपको? व्याख्या करना है। कुछ मत करना भाई, कुछ मत करना। देखिएगा, जिसके नीचे लाइन खींचा गया है, जिसके नीचे लाइन ड्रा किया गया है, उठाना छाप देना, उठाना बेटा छाप देना, वही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, बोले तो आंसर हो जाएगा। आपको उठाना है, छाप देना है, 1 नंबर मिलेगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आ रहा है, बातों को बढ़ा चढ़ा के लिख देना। क्या लिखा गया है? जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य का प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है। अब इसी को क्या लिखेंगे बढ़ा चढ़ा के बेटा? तो लेखक के अनुसार जब तक धरती पर सूर्य की रश्मियां प्रतिदिन धरती को अपने अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेंगी, तभी तक किसी राष्ट्र और वहां के जन का अस्तित्व भी बना रहेगा। जब तक राष्ट्र की प्रगति के फलस्वरूप उसका अस्तित्व रहेगा, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या रहेगा बेटा, बना रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, पाठ का शीर्षक और लेखक का आपको नाम लिखना है। अभी मैंने आपको बताया था बेटा प्रस्तुत गद्यांश, पाठ का शीर्षक कौन है, राष्ट्र का स्वरूप है, और इसके लेखक बेटा कौन है, बहुत बढ़िया, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और कुछ मत करना। उसके बाद 10 नंबर का गद्यांश भी आएगा। देखिए गद्यांश के बाद 10 नंबर का पद्यांश आता है। ये क्या है, पद्यांश है। क्या है आंसर देखिएगा इसका, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला, अबला मतलब नारी होती है, जन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान स्वयं मैं पुत्र भी हूं। मतलब यहाँ पे दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है? हाँ मुझे पता है, कसम खाना दुर्बलता का एक प्रतीक है, माना जाता है, लेकिन किसी भी एक अबला नारी के लिए, परेशान औरत के लिए इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। उसके बाद है, यदि मैं उकसाई गई भरोसे हूं, तो पति स्वयं स्व समान पुत्र भी हूं। यदि मुझे अगर भरत ने उकसाया होता, भारत ने उकसाया होता, तो मैं पति के साथ साथ अपने पुत्र को भी ना खो देती। हारो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, अब मुझे रोको मत, मेरी बातों को सुनो, करके पहाड़ सा मौन में रह जाऊं, राय भर भी अंताप न करने पाऊं, थी सन छत्र रास निशा उत्तेज टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। यानी कि यहाँ पे है कि मुझे यह कहने से कोई नहीं रोको, जो मैं कह रहा हूं सभी सुन लो, यदि मेरे कथनों में कोई यथार्थ बात हो तो उसे ग्रहण कर ले, मुझसे यह न सहा जा सकेगा, मैं इतना बड़ा पाप करके थोड़ा भी पश्चाताप प्रकट न करूं और मैं मौन रह जाऊं। कैकेयी ने के यह सब कहने के दौरान तारों से भरी रात्रि, चांदनी रात ओस के रूप में अश्रुजल बरसा रही थी, और नीचे मौन सभा हृदय को थपथपाते हुए क्या कर रही थी बेटा, रुदन कर रही थी। बस इसका यही क्या है, उत्तर है, हिंदी वाला उत्तर है। सबसे पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम बेटा, प्रस्तुत पद्यांश कौन है, कैकेयी के अंताप से उद्धृत है, मतलब लिया गया है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं, याद कर लीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कुछ मत करना, हिंदी लिखना है इसी का।
क्या है? थी सनक्षत्र राशि निशा उत्तेश टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे आप कि पंचवटी आश्रम में रात में जब कैकेयी अपने किए गए पश्चाताप कर रही थी, किए पर पश्चाताप कर रही थी, उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी और नीचे मौन सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। अगला यहाँ पे है, दुर्बलता का चिन्ह क्या है और कौन किससे कह रहा है? तो सौगंध खाना व्यक्ति का दुर्बलता का प्रमाण है, यह कथन कैकेयी जी कह रही हैं। अगला प्रश्न बेटा क्या है यहाँ पे, ध्यान देना, ठहरो मत रोको मुझे। क्या है? ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, यह कथन किसका किसके प्रति है? तो ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, यह कथन कैकेयी का है और पंचवटी आश्रम में एकत्र हुई सभा के प्रति है। अगला है नीरव सभा क्या की क्या स्थिति है? तो नीरव सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। अगला यहाँ बेटा आपका आएगा 5 नंबर का, लेखक और कवि का जीवन परिचय। 5 10 नंबर का आने वाला है। क्या यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्दों में बेटा आंसर देना है। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो यहाँ पे हम किसको ले रहे हैं बेटा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ले रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जन्म की, तो जन्म सन 1931 ईस्वी में, प्रसिद्धि मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। इनके पिता का नाम जैनुल्लाब्दीन था, माता का नाम क्या था बेटा? असियम्मा था। शिक्षा इन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी थी। इनकी लेखन विधा काव्य और क्या था बेटा? आत्मकथा था। इनकी भाषा सरल प्रवाह में बोधगम्य थी और इनकी प्रमुख रचना जैसे इग्नाइट माइंड्स, एनालिसिंग द पावर विद इन इंडिया, माय जर्नी इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हो गई। बाकी मैंने डिटेल में आपको मैंने पढ़ा दिया, तो प्लेलिस्ट जाइए वॉच कर लीजिए। मैंने पूरा पढ़ाया भाई, छोड़ा नहीं है। बाद मत कहना गुरु छोड़ दिए है कि नहीं, मैंने इसलिए बेटा पूरा पढ़ा दिया था, पूरा पढ़ा दिया है। अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय के साथ इनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डाले अधिकतम 80 शब्दों में। जयशंकर प्रसाद हैं, महादेव वर्मा हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो सबसे पहले बेटा जयशंकर प्रसाद को लेते हैं। तो इनका जन्म 30/1/1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान बेटा काशी था। पिता का नाम देवी प्रसाद था और ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी लेखन विधा की बात करें तो काव्य, नाटक, उपन्यास और निबंध है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। इनकी शैली प्रबंध और काव्य एवं मुक्त शैली थी। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे बेटा कामायनी है, आंसू है, लहर है, झरना है, चित्राधार है, कानन कुसुम है और प्रेम पथिक क्या बेटा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 14 जनवरी 1937 ईस्वी में बेटा इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अगला है बेटा यहाँ पे आपका बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य को लिखिए, अथवा ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश आपको लिखने के लिए आएगा पेपर में। क्या यहाँ पे अधिकतम बेटा 80 शब्दों में लिखना है। तो देखिएगा, जो कहानियां होती है बहुत सिंपल वे में आप लिख सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, केवल आप एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद एक बार उसको मनन कर लेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है बेटा पंचलाइट कहानी का सारांश। मैं आपको एक बार सुना देता हूँ, याद हो जाएगा। मैं आपको सुना रहा हूँ, देखिएगा। पंचलाइट जो कहानी है, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की क्या बेटा आंचलिक कहानी है। क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक क्या बेटा कहानी है। यह जो है बिहार के परिवेश का इसमें सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। बिहार में एक गांव है जो कि बहुत गरीब है और उसमें अनपढ़ गंवार लोग रहते हैं और ये लोग रामनवमी के मेले में जाते हैं घूमने के लिए और वहां से क्या खरीद कर लाते हैं सर? पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। उस पंचलाइट को ये लोग क्या समझते हैं? सम्मानजनक वस्तु समझते हैं, ठीक है ना। फिर रात्रि का समय हो जाता है तो इसको जलाने के लिए वहां के औरत मर्द पुरुष सब क्या हो जाते बेटा इकट्ठे हो जाते हैं। बाद में ये होता है कि उस पंचलाइट को कोई नहीं जला सकता है। इसी में मुनि नाम की एक युवती है जो कि गोधन नाम के युवक से बहुत प्रेम करती है। अब क्या हुआ कि जो भैया ये मुनरी थी ना, इस बात को चतुराई से सरपंचों तक पहुंचा देती है। लेकिन सरपंच साहब लोग तो उसे गांव से बाहर निकाल रखे थे। क्यों? क्योंकि एक दिन वह सिनेमा का गाना गाकर मुनरी के घर के सामने से जा रहा था और जो कि गुलरी काकी ने देख लिया, जिसकी शिकायत पंचों से कर दी थी, इसीलिए उसको बाहर निकाल रखे थे। फिर
गोधन को बुलाया जाता है पंचों द्वारा और पंचलाइट को गोधन जला देता है। उसके बाद उसको पुनः से जात में ले लिया जाता है और कुछ भी नहीं है, बस यही है। तो यहाँ पे यही लिखेंगे कि पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में एक महतो टोली है जिसमें कुछ अशिक्षित लोग रहते हैं जो कि रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, जिसे वह पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये साधारण लोग एक सम्मानजनक वस्तु समझते हैं। इस पंचलाइट को देखने के लिए महतो टोली के सभी बच्चे, महिला, पुरुष इकट्ठा हो जाते हैं और सरपंच अपनी पत्नी को आदेश देता है कि ये शुभ काम करने से पहले वह पूजा पाठ का क्या कर ले बेटा, प्रबंध कर ले। फिर अब सभी उत्साहित हो जाते हैं, परंतु समस्या यह उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि ये साधारण लोग पंचलाइट को जलाना नहीं जानते थे। इसी महतो टोली में गोधन नाम का एक लड़का है जो कि गांव की मुनरी नामक युवती से बड़ा प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत कर दी थी कि वह उसके घर के सामने से अक्सर सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, जिस कारण पंचों ने उसे अपनी टोली से बाहर निकाल रखा था। और मुनरी को यह बात पता था कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है और इस बात को चतुराई से वह पंचों तक क्या करती बेटा, पहुंचा देती हैं। और गोधन को सरपंच ने बुलाकर पंचलाइट जलाने के लिए कहा और गोधन पंचलाइट को जला देता है। पंच गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं और मुनरी की मां गुलरी काफी प्रसन्न होकर गोधन को अपने घर शाम के भोजन का निमंत्रण देती है और पंच लोग बहुत उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा साथ खुलमाप, खूब गाओ सलीमा का गाना। और पंचलाइट की रोशनी में सब लोग क्या करते हैं, भजन और कीर्तन करते हैं और उत्साह को मनाते हैं। तो ये रहा बेटा क्या, अपना पंचलाइट कहानी का सारांश। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला बेटा यहाँ पे सातवां वाला क्या है, यहाँ पे स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम 80 शब्दों में आंसर देना है। क्या यहाँ पे श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार की चारित्रिक विशेषताओं पर कर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अच्छा, ये सब आप अपने जिले के अनुसार पढ़ेंगे, तो मैं इसका एक अलग से वीडियो सीरीज लेकर आऊंगा तो उसमें कंप्लीट करवा दूंगा। अथवा ये नहीं आ रहा तो लिख सकते हैं श्रवण कुमार खंड काव्य के संदेश खंड की कथा अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद रश्मि रथी खंड काव्य के सब सप्तम सर की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, या फिर रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चैत्रांकन कीजिए। अरे श्री कृष्ण के बारे में लिखना है भाई। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का कथासार अपने शब्दों में लिखिए, अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। उसके बाद अगला है सत्य की जीत खंड काव्य की नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य का कथासार लिखिए। उसके बाद है त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा त्यागपति के आधार पर राजश्री का चित्रांकन कीजिए। फिर उसके बाद है छठवां आलोक वृत्त खंड काव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चित्रण कीजिए। ठीक है ना, तो ये आप अपने जिले के अनुसार करेंगे, तो इसलिए हम इसको नहीं करवा रहे हैं। उसके बाद बेटा खंडक खा आएगा। अब यहाँ पे आएगा संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश। तो वैसे तो जब आपका पेपर होने वाला रहेगा, 1 महीने बचेगा, और हो सकेगा अभी भी मैं इंपॉर्टेंट वाला मैं करवा दूंगा, ये आप खुद से कर लेना। मैं वहां पे थोड़ा टिप्स के बाद समझाने वाला हूँ, उतने में काम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि यही रटिए, क्योंकि बेटा मुझे संस्कृत उतने अच्छे से नहीं आती। मैं यहाँ पे अगर इसमें पढ़ा दिया थोड़ा आप बहुत गरियाएंगे, तो उसका मैं एक अलग सी वीडियो सीरीज लेके आऊंगा, वहां पे मैं सिखा दूंगा 14 में 10 नंबर जिसको संस्कृत का स नहीं आता। क्योंकि बेटा अगर मैं खुद मानूं मुझे संस्कृत नहीं आती है, तब भी मैं अपने संस्कृत के पेपर में रहते हैं कहीं कहीं आसानी से उसमें 70% मार्क्स लेके आता हूँ। वो कैसे लेके आऊंगा वो सिखाऊंगा बेटा, क्योंकि आई एम इंजीनियर। उसके बाद मैं बायोलॉजी से भी पढ़ा हूं बेटा, उसके बाद आर्ट से भी पढ़ा हूं, मतलब सारी कला कर रही है। यू नो दैट एक इंजीनियर सब कुछ कर सकता है बेटा, एक इंजीनियर सब कुछ कर सकता है। ये बात आपको ध्यान देना होगा, है कि नहीं? चलेगा, कोई दिक्कत करेजा नहीं होना चाहिए, तो ये हम आपको करवा देंगे। उसके बाद लोग उक्तियां मुहावरा, भाई कोई डर नहीं होना चाहिए। इससे डर रहे हैं जिसको हिंदी का हा भी नहीं आता वो भी इसका आंसर दे देगा, आप इससे डर रहे हैं, मत डरो। क्या है, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अपना उल्लू सीधा करना, घी के दिए जलाना, एक पंथ दो काज, एक अनार 100 बीमार। ओके, पहला यहाँ पे है अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि बेटा स्वार्थी होना।
वाक्य प्रयोग, अपना उल्लू सीधा करने के बाद रमेश राजेश को घर में अकेला छोड़कर चलते बना। घी के दिए जलाना यानी कि अत्यंत प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग, रमेश की सरकारी नौकरी लगने के बाद उसके घर में घी के दिए जलाने लगे। एक पंथ दो काज, अरे एक उपाय से दो कार्य का होना, यानी कि वाक्य प्रयोग बेटा, विजय टैक्सी बुक करके घूमने जा रहा था और रास्ते में उसको कुछ सामान लेना था तो वह अपना भी खरीद लिया, अर्थात एक पंथ दो काज हो गया। एक अनार 100 बीमार, भैया नौकरी एक है, तैयारी करने वाले हजारों लोग हैं, यानी कि आप लिखेंगे ऐसी वस्तु जिसको चाहत सभी को है लेकिन उपलब्धता कम है। भैया जैसे मान लीजिए आपका कॉलेज है, ये भैया है कि नहीं तो वहां पे क्या होता है कि नौकरी तो एक है लेकिन तैयारी करने वाले लाखों हैं। या लिख सकते हैं कि आजकल सरकारी नौकरी बहुत कम है और उसके पाने वाले अनेक। तो यह बात वही हो गई कि एक अनार और 100 बीमार, ठीक है ना। उसके बाद बेटा आप अपठित गद्यांश आएगा, भाई ये हो, इसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। क्या बताऊंगा ट्रिक? विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच, उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, पेपर में बिना पढ़े उड़ा देंगे। तो इसको लेके भैया परेशान मत होना। उसके बाद शब्द युग में है, कोई बात नहीं सर, हो जाएगा। अभय और उभय, बेटा अभय मतलब होता है भयहीन और उभय मतलब दोनों कहीं पे है क्या, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल और ये कुल, तो ये कुल मतलब बेटा वंश होता है, ये कुल मतलब किनारा होता है, तो द वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। पत्र, तीर, अनंत। तो बेटा पत्र मतलब क्या होता है, चिट्ठी होता है और पेड़ का पत्ता होता है। तीर मतलब किनारा और क्या होता है, शर होता है। अनंत मतलब असीम और क्या होता है बेटा, विष्णु होता है। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जिसका ज्ञान कम हो बेटा उसको हम लोग अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ भैया कहा जाता है। और जंगल में स्वयं लगने वाली आग को बेटा दावाग्नि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दावाग्नि कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगला है कि कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है। अरे रिस्पेक्ट दीजिए, राधा, कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं। सूर्य पुत्र में निकलता है, ले भैया पूरब में निकलता है। मैं कलम के साथ लिखता हूं, कलम के साथ नहीं बेटा, कलम से लिखता हूं। और पुत्री परायाधन होती है, पुत्री परायाधन होती है। बस ठीक है बेटा, रिस्पेक्ट दो इसको, काहे के लिए रिस्पेक्ट दे रहे हैं? तो कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, सूर्य पूरब से निकलता है, मैं कलम से लिखता हूं, पुत्री परायाधन होती है। ले भैया रस छंद अलंकार आ गया, कोई बात नहीं, उड़ा देंगे सर। श्रृंगार रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव बताते हुए इसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। तो बेटा श्रृंगार रस क्या होता है, देखिएगा, किसी काव्य या कविता को पढ़कर सुनकर आश्रय के मन में स्थायी भाव, रति के जागृत होने पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। कुल मिला के आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब युवती हाँ, नायक और नायिका का आपस में मिलन होता है तो वहां पर श्रृंगार रस होता है, ये भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए, कर मुंदरी की आसरी, प्रतिबिंबित चौपाई, पीट दिए निधरक लखै, ईकटक बिठी लगाए। इसका स्थायी भाव बेटा क्या होता है, रति होता है। रति मतलब सा, सुंदरता। अगला यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का परिभाषा दीजिए उदाहरण से। चलिए देखते हैं बेटा यमक अलंकार क्या होता है। तो जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां पर बेटा यमक अलंकार होता है। उदाहरण लिए, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग, वा पाए बौराय। अगला यहाँ पे बेटा सोरठा छंद अथवा दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण सहित बेटा क्या लिखिए, उदाहरण लिखिए। तो बेटा दोहा छंद का लक्षण क्या होता है, ध्यान देना। तो दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, यह 4 चरणों में क्या होते हैं बेटा, विभक्त होते हैं, मतलब विभाजित होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय व चतुर्थ चरण में बेटा 11 मात्राएं होती हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में क्या होता है बेटा, लघु और गुरु होता है। उदाहरण के लिए, मेरी भव बाधा आरो, राधा नागरी सोए, जा तन की छाई परो, श्याम हरित दुती होई। क्लियर है। उसके बाद बेटा यहाँ पे पत्र लेखन आएगा। क्या आएगा, ध्यान देना। अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। अथवा में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए शैक्षिक ऋण प्राप्ति हेतु उद्देश्य से किसी बैंक के प्रबंधक को एक
पत्र लिखिए। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? सेवा में भारतीय स्टेट बैंक, प्रबंधक प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय उच्च शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए। अब देखना, अब यहाँ पे सीधा लिखेंगे महोदय सेवा में सबने निवेदन है कि मैं बीए बीएससी कर चुका हूं, अब उच्च लेवल की बीटेक की पढ़ाई करना चाहता हूं और मुझे 5 लाख की जरूरत है, तो कृपया करके आप मुझे 5 लाख का ऋण दे दीजिए, काम खत्म। इससे ज्यादा बवाल मत काटिएगा, मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना ही करना। उसके बाद लिखना आप कि आपसे आग्रह करता हूं कि आपकी इस प्रार्थना पर पत्र पर विचार करने की महान कृपा करेंगे। एग्जामिनर ये नहीं पढ़ता बेटा, यही फॉर्मेट तैयार कर लो, हो गया। किसको लिखना है, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, बस ये छाप देना और कुछ मत करना। और यहाँ बेटा अब भवदी में आपको अपना नाम नहीं लिखना है, कर जवाब अब स लिखना है, अब स लिखना है, ये बात आप ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पे अगला है 14 नंबर वाला, क्या है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। क्या क्या बेटा? जीवन में परिश्रम का महत्व, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष, अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और क्या निवारण, उसके साथ साथ वर्तमान समय में नारी की स्थिति पर बेटा आपको लिखना है, हो गया। और साथ ही साथ मेरा प्रिय कवि, तो ये आपको 5 पेपर में आएंगे, किसी एक पर आपको लिखना रहेगा, किसी एक पर। तो हम लोग लिखेंगे मेरा प्रिय कवि पर निबंध लिखने वाले हैं। कोई भी कवि का, जिसका भी कवि का बेटा जीवन परिचय साहित्यिक परिचय याद रहेगा, आप आंख बंद करके लिख देना। जैसे मैं यहाँ पे बेटा सुमित्रानंद पंत का लिखने जा रहा हूं, तो लिख सकते हैं कि सुमित्रानंद पंत का जन्म अनमोढ़ा नगर के कौसानी गांव में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। और जरूर नहीं कि आप यही याद करिए, जिसका आपको याद हो आप लिख देना जन्म। उसके बाद इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी क्या है काव्यगत विशेषताएं, मतलब कि हाँ भैया बता देना कि इनमें राष्ट्र प्रेम की भावना थी, इनकी भाषा शैली बहुत अच्छी थी, सबको समझ आती थी, है। तो यही सब बता देना कि इन्होंने जो भी अपना लिखा था उसमें रस छंद अलंकार का अच्छे से प्रयोग किया था। तो ये पॉइंट टू पॉइंट बना के लिख देना लास्ट में उपसंहार, मतलब कि इन लोगों का कैसा योगदान होता है अपने भारत को विकसित करने में। तो ये रहा बेटा आपका क्लास 12 सामान्य हिंदी का फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन 2027 बोर्ड के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। और उनकी कसम चैनल बेटा सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ग्रुप पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। मिलेगा बेटा टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चाहिए गूगल प्ले स्टोर से SKM स्टडी ऐप भी डाउनलोड करिए, वहां पर आपको पूरा कोर्सेस मिल जाएंगे, ठीक है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।